फिर उठ रहा है अदब-ए-रवादारी का मसला और 49 लोगों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा। ये बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं और इसमें कई डायरेक्टर हैं, कई अदाकार हैं और उन्होंने कहा है कि मॉब लिंचिंग की जो बढ़ती वारदातें हैं देश में वो ठीक नहीं है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से कहा है, तो सरकार का जवाब भी आया है संसद के अंदर में कि लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है, इस पर किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। और अपर्णा सेन, आपने सुनी लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि जय श्री राम बोलने पर जो है लोगों को मारा जा रहा है, बोलने के लिए नहीं बोलने पर मारा जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे किसी हिंदू को अल्लाह अकबर कहने के लिए बार बार जबरदस्ती की जाए, इस तरह का वो हवाला दे रही थी। मुफ्ती साहब मेरे साथ हैं। मुफ्ती साहब, बहुत सारे अभी आपने सुना तमाम लोगों को, ब्रेक से पहले देश की एकता पर भी बात हुई, देश की कल्चर पर भी बात हुई। उसके बावजूद अगर चलिए हम मजहब के नाम पर होने वाली लिंचिंग की बात करें, जिसका कि इल्जाम लग रहा है, उसको कैसे देखें और ये क्या वाकई हो भी रही है या नहीं, या प्रोपेगेंडा है? इमरान भाई, मैं एक बात, एक मैसेज देना चाहूँगा यहाँ से कि तमाम जो मज़ाहिब हैं और या जितने भी सभ्य समाज हैं, जो माशरा है, वो कहीं भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी के साथ ज़्यादती हो। मैं एक बात ये बहुत खुल के कहना चाहूँगा कि जैसे मैं कहता आया हूँ कि तमाम मज़ाहिब का जो निचोड़ है, उसका जो सार है, वो है कि हम एक मालिक की संतान, एक माँ बाप की संतान, एक ईश्वर का परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह। जब हम सब एक हैं तो हमारी जो सरकारें हैं, वो हमने अपनी सरकार को आज जो तंत्र है, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र, हमने इसमें अपना अपने लीडर्स को हमने जमा किया। और जैसे अभी श्री राम के बारे में आया कि इतनी रवादारी है कि मुसलमानों नहीं बल्कि उन जो नॉन हिंदू लोग थे, उन्होंने श्री राम को इतना मर्तबा दिया और कहा वो हमारे लीडर हैं, वो हिंदुस्तान के लीडर हैं, इमाम हैं। इमाम मीन्स लीडर हैं। तो जब इतनी रवादारी हमारे अंदर है तो अदम रवादारी कहां से पैदा हो गई? क्या इसके अंदर कोई सियासत तो नहीं है? हमारा देश 1947 से पहले हम गुलाम थे, हम सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और उस वक्त लोगों ने हमें, यानी अंग्रेजों ने हमें इतना बांटने की कोशिश की थी कि हमारा जो मानवता थी उस वक्त थी, वो कितनी कलंकित हो रही थी कि हम देशवासियों के सामने शर्मिंदा थे और हमारे बच्चों के सामने, यानी जो हमारे बड़े थे उनके सामने क्या रहा होगा। आज मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि तमाम मज़ाहिब सब यही सीख देते हैं कि हर मजहब अच्छा है, कोई मजहब खराब नहीं है, हर मजहब का आदर करो। हर मजहबी रहनुमा ने यही बात कहा, यानी हजरत मोहम्मद साहब ने। और हजरत मोहम्मद साहब के बारे में मैं अभी आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि मथुरा के उदासीन आश्रम, उन्होंने लिख रखा है कि उसके ऊपर मुझे एक गिफ्ट दी और ये गिफ्ट जो है आप इसे पढ़िएगा। इस पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, नेक ख्वाहिशात के साथ। अभी स्वामी सत्यानंद जी जगत गुरु, जो भारत माता के संस्थापक के मंदिर के, मैं उनके कंडोलेंस में मैं भी गया था। वहां जो मिले एक बुजुर्ग आदमी और वहां बहुत सारे लोग मिले। तो 2003 में हमने सारे मज़ाहिब को लोगों को जमा किया था मस्जिद के प्रांगण के अंदर और हमने उस वक्त कहा था कि हम सब एक माँ बाप की संतान, एक ईश्वर का परिवार है। आइए हम बैठें, अगर कहीं हमारे अंदर गलतफहमी हो सकती है उसे दूर करें, मगर हम इंसानियत को बर्बाद होने से बचाएं। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए कि 54 साल के अंदर, 70 सालों के अंदर जो 54 साल सरकार चली है, उसमें यही हुआ कि इतने फसादात हुए कि सड़कों पर चलना मुश्किल था, इसलिए कि विकास कार्य नहीं थे। आज इन 5 सालों के अंदर जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, सारे लोग जान रहे हैं कि हम 1 घंटे का सफर आधे घंटे में कर लेते हैं, 5 घंटे का सफर 2 घंटे में कर लेते हैं। मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं, क्या तुम्हें इज्जत और विकास रास नहीं आ रहा है? उन लोगों का कोई मजहब नहीं है, कोई किसी पार्टी, किसी अच्छी पार्टी की उन्हें सपोर्ट नहीं हो सकती। उन्हीं लोगों की सपोर्ट हो सकती है जो सत्ता से बाहर हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, इस षड्यंत्र के ऊपर मैं राज्य सरकारों से यह बात कहूंगा और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से यह बात कहना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि माननीय होम मिनिस्टर जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप उन सरकारों में जो इंटेलिजेंस है उनके जरिए से इनकी तहकीक कराइए, कौन लोग हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करना चाहते हैं।
हमारे दूध और खून के रिश्तों को मुतासिर करना चाहते हैं। एक हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। और मैंने एक बात और ये कहना चाहता हूं, मुफ्ती साहब, जितना मैं समझ पा रहा हूं, आपका इल्जाम यह है कि ये सारा विपक्ष का षड्यंत्र हो सकता है। बिल्कुल, इसमें इसे खारिज नहीं किया जा सकता। मौजूदा 49 लोग ये फिक्र का इजहार कर रहे हैं और वजीर आज़म को खत लिख रहे हैं, वो भी क्या उसी प्रोपेगेंडा से चल रहे हैं? नहीं, उन्हें ये तो सब अपने अपने रास्ते तलाश कर रहे हैं। अगर उन्हें फिक्र है तो वाकई सड़कों पे आकर के हम लोगों को समझाना चाहिए। जैसा कर रहे हैं, मारने वाले का मरने वाले से रिश्ता है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। जो मार रहे हैं उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि जिसे तुम मार रहे हो वो तुम्हारा भाई है, और जिसने तुम्हें, यानी हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, इसे हम प्रभावित हमें नहीं करना चाहिए, मुतासिर नहीं करना चाहिए। सरकार के जो काम हो रहे हैं उन सरकार के कामों, मुफ्ती साहब सही फरमाया, दूध और हमारे खून के रिश्ते हैं। और देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हों, सपा के, बसपा के हों, इनके नीचे से गद्दी निकल गई है तो हड़बड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। और ये लाल कुएं पे जो झगड़ा हुआ था उसको भी इन्होंने, लाल कुएं पे झगड़ा हुआ था उसको भी कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की थी। अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम संतों के साथ बैठते तो संत जोड़ते हैं, वो तोड़ने का काम नहीं करते। इसी तरह इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, ये लोग समाज को जोड़ने का, अकबरुद्दीन ओवैसी को दो शब्द कहेंगे मुफ्ती साहब? अकबरुद्दीन ओवैसी, मैं कहना चाहता हूं, जैसे और भीड़ देखिए, जो भीड़ में कितना कैसा रिएक्ट कर रही है। इस भीड़ को कभी मौका मिले तो ये दूसरी बार ये बताइए। ओवैसी साहब जैसे मैं हैदराबाद नहीं, पूरे देश के लोगों से डालना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। कोई सुन नहीं पा रहा है, तीनों बोल रहे हैं। मैडम एक मिनट, मैडम एक मिनट, ऐसा नहीं है तो आपने ऐसे कहते जैसा और जगह। मैं कहना चाहता हूं हैदराबाद के लोगों से या हिंदुस्तान के लोगों से कि अकबरुद्दीन किस 15 मिनट की बात कर रहा है, यह गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, क्या आपने देश को कमजोर करना चाहते हो? तो इसलिए मैं अकबरुद्दीन को कहूंगा, चाहे आजम खान हो, चाहे अकबरुद्दीन हो, एक लाइन के अंदर हिंदू और मुसलमानों की यूथ से कहना चाहूंगा कि आपको निकल करके आगे आना चाहिए, फरज जी, और हम रोकेंगे उन लोगों। सुनिए ना मुफ्ती साहब, आप अकबरुद्दीन ओवैसी को तो तनकीद करें, वो कह रही है कि दूसरा वर्ग भी जब इस तरह के वीडियो बना करके लोगों को उकसाता है, उस पर भी तो बोलिए, उस पर भी तो बोलिए। ये तो दोनों हाथ से ताली बज रही है ना, बिल्कुल उकसाने वाले तो दोनों तरफ है ना। जिस तरह अकबरुद्दीन, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, जो बताया आज अच्छी बातें करने वाले आप जैसे दोनों तरफ। अभी बहुत से वीडियो, अभी देखिए, अगर कोई कानून आ रहा है और कानून आ रहा है वो सख्त आ रहा है, तो डर लगना चाहिए लोगों को, डरना चाहिए लोगों को। कोई भी गलत काम करते हुए डरना चाहिए। चलिए, मैं गुलरेश जी मैडम जल्दी बोलिए। डर लगना चाहिए। दूसरे वीडियोस भी इसी तरह के, मैं बिल्कुल अकबरुद्दीन ओवैसी की बात से हमें दोनों को कंडम करना चाहिए, लेकिन ऐसे वीडियो और जिसमें एक और इमरान साहब, हम तो ये चाहेंगे आपके जरिए से, इस्लाम बढ़िया काम कर रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक ऐसा समूह बनाएंगे कि जहां भी कहीं ऐसा नौजवानों को समझाएंगे। नोएडा के अंदर देखा है कि एक मिनी ट्रक वाला किसी से भिड़ गया और उसी का शीशा टूटा, लेकिन उसके दाढ़ी थी, उसके ये गलती थी, उसको इतनी बुरी तरह पीटा है पब्लिक ने, मुझे अपना ऑटो रोककर उसमें मदाखलत करनी पड़ी। ऐसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और जो वो ये कह रहे थे कि ये नफरत बढ़ क्यों रही है, इसे रोकना चाहिए। बात नहीं है। आप ये मुझे बताइए, गौरी लंकेश के कातिल ने माना या नहीं माना कि उसको कैसे ट्रेनिंग दी गई? कुलबर्गी, पंसारे, इनकी आवाजें बंद की गई या नहीं? चलिए गुलरेश शेख साहब, फिर आपसे सवाल। ऐसा, चूंकि आप एक विचारधारा से आते हैं इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐसा है, देखिए, पहले गुलरेश साहब एक सेकंड, बस एक टिप्पणी जिसको हिंदी में बोलते हैं, सुनिए। क्या है कि इसका एक फॉल आउट ये हो रहा है, मैंने कल परसों एक बहुत ही मोतबर वकील साहब को ये कहते हुए सुना कि अब ये सब हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को भी अब हथियार रखने चाहिए। ये बिल्कुल गलत किस्म का जो है प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस चीज से बचना चाहिए। मुस्लिम कौम हमेशा से रहमदिल कौम रही है, अपने प्रॉफिट के रास्ते पे चल रही है, पीस बी अपॉन हिम। इन चीजों से हमें बचना होगा। जो वकील साहब ने ये कहा कि हमें भी हथियार रखने चाहिए, बिल्कुल गलत कहा है, और मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ कोई अपील किसी को कोर्ट में दायर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए जी। और दूसरी बात यह है, उसका असर यह हुआ कि यूपी में कहीं किसी एमएलए को, किसी मैंने मुस्लिम लीडर को कहते हुए सुना कि भाई आप हिंदू पंसारियों से, हिंदू दुकानदारों से सामान ना ले। अरे भाई, क्या करना चाहते हैं? खाना जंगी चाहते हैं आप? एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं आप? जगह नहीं है, हिंदुस्तान के दिल में जगह नहीं है और सफर करने की, एक और पाकिस्तान क्रिएट करने की, बहुत हो चुका। अभी किसी ने यह भी रिक्वेस्ट की है कि जो मुसलमानों को हिंदुओं के कार्यक्रम
में कलाकारों को बुलाते हैं उनको बैन किया जाए, ये भी कहा गया। मिलजुल के रहते चले आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये बहुत गलत चीजें जो है समाज में आ रही है, इनको सख्ती से रोकना चाहिए। ठीक है, वो कोई मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गुलरेज शेख साहब, देखिए मैं आपको गुलरेज शेख साहब, ये एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा दूर है, उनको उनका जवाब। हिंदुस्तान को मौलाना आजाद ने एक लैंड ऑफ पीस कहा है, दारुल अमन कहा है, तो दारुल अमन है, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही रहेगा। और ये भी एक सच्चाई है कि भरे मंच से भरे मैदान में, मैं एक और सच्चाई है सर कि भरे मैदान में, भरे मंच पर, भरे हॉल में, मोहन भागवत भी कहते हैं कि मुसलमानों के बिना हम अपने हिंदुत्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भी एक सच्चाई है इसी देश की, और आज ने अभी से कुछ दिन पहले बात कही थी। तो ऐसा नहीं है कि एक विचारधारा ही इसके पीछे है। मैं फिर गुलरेज शेख साहब, क़यादत किसकी है, हुकूमत किसकी है, सवाल आप पर उठ रहे हैं, जवाब आपकी तरफ से आ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो हो रहा है वो भी तो हिंसा हो रही है ना। अब लोग उसका सियासी फायदा उठा रहे हैं, उसको रंग दे रहे हैं, फंस आप ही रहे हैं। उसके लिए सख्त कानून, और हालांकि ये बात सच है, मैं अगर देख रहा हूं तो ये लगातार इसको लेकर के अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस सेट कर दी थी, प्रिवेंटिव मेजर बना दिए थे, नोडल ऑफिसर बना दिए। उन्होंने कहा है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक का एक ऑफिसर चेक करता रहेगा, हर गली मोहल्ले में चेक करेगा, कमेटी को मंथली रिपोर्ट दिया करेगा। ये सारे काम हुकूमत कर रही है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी। लेकिन अब ये 49 लोगों ने जैसे कि एक शगुफा छोड़ा, इससे पहले भी लोग छोड़ते रहते हैं, या रोज सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो रहा है कि एक दौर है जिसमें एक विचारधारा के चलते ऐसा हो रहा है। उससे आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे उसको काउंटर करेंगे, और कैसे एक वर्ग विशेष को, या जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं, मैं सीधे बात करूं मुसलमान और दलित, उनको कैसे यकीन दिलाएंगे? देखिए, इन लोगों को एक बात हजम नहीं हो रही है कि सबका साथ, सबका विकास, और साथ में जो सबका विश्वास के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी की, लेफ्ट की, और जो बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं उनकी वोट बैंक समाप्त हो जाएगी। इसको और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जहां तक आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, देखिए मैं विज्ञान का भी छात्र हूं, डॉक्टर होने के नाते विज्ञान का छात्र हूं, तो मैं खुल के बोलता हूं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि भारत में रहता हूं, कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं है यहाँ पर कि कोई परेशानी में हो। देखिए, इंसान जो है वो तो जानवरों से ही विकसित हुआ है, और जब हम अकेले होते हैं तब तो हमारी जो इंसानों वाली प्रवृत्ति काम करती है, लेकिन जो मॉब होती है उसमें वापस से जो जानवर की जो हमारे अंदर अंश बाकी है वो सक्रिय होते हैं। ये मैं आपको साइंटिफिक बात बोल रहा हूं। दूसरी बात, देखिए, मॉब लिंचिंग के हम बिल्कुल खिलाफ है, और सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे राज्य की सरकारें करती हैं, ये आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें। लेकिन दूसरी बात, इस पर एक पक्ष भी है, पॉलिटिकल जो पक्ष है। आप हर चीज को यदि पॉलिटिकलाइज करते जाएंगे तो फिर आप ये मत भूलिए कि मॉब लिंचिंग किसे कहते हैं। 1984 में जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मॉब लिंचिंग हुई थी दिल्ली में सिखों के साथ, वो थी मॉब लिंचिंग। नीली मैसाइकर जो हुआ था 1983 में जो मुसलमानों के साथ, जिसमें सरकारी फिगर कहती है 2177 लोग मारे गए, लेकिन अनऑफिशियल जो आंकड़ा है वो 10,000 मुसलमान बच्चों को पुलिस ने मारा था और नदी में फेंक दिया था। तो वो था पुलिस लिंचिंग थी। तो वो हमारे शासन में कभी भी कहीं भी होता ही नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो केवल डरा डरा कर चाहे दलित को डराएंगे, चाहे मुसलमान को डराएंगे, वो उसको वोट बैंक की भांति उपयोग करते हैं। ये वही लोग हैं, लेकिन डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो पोल है वो खुल चुकी है, जनता जनार्दन इनको पहचान चुकी है, और उसी का नतीजा है कि ये कहीं के नहीं रहे हैं। मुंह दिखाने लायक राहुल गांधी नहीं बचे, कहां घूम रहे हैं, कहां फिर रहे हैं, ये तक नहीं पता है। तो इनकी स्थिति अभी 3 प्रांतीय चुनाव आएंगे, उसमें भी यही होने वाली है। सिर्फ चुनाव आने वाले हैं, सिर्फ चुनाव आने, फरज जी, लेकिन डॉक्टर गुलरेज ने भी कहा और सर ने भी कहा, आगे अभी हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, और भी जगह चुनाव है, और चुनाव से पहले ये शगुफे क्यों छोड़े जाते हैं, इस पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है ना। ये फिल्म वाले 49, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, मैं इनकी पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन इनकी सक्रियता, ये जो पेश इस वक्त है, इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया है कि भगवादारी सब पे
प्रभारी चले हैं सीना तान के, जो ना बोले श्री राम भेजो कब्रिस्तान, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऐसी बात करेंगे तो वाकई ये काबिल मजम्मत है। प्रधानमंत्री को लिखना कोई बड़ी बात नहीं, ये भी गलत है। लेकिन मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। जब इस तरह की और हरकत होती है, झगड़े फसाद होते हैं, तब ये आगे क्यों नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। जब नहीं आते हैं, ये एक ही कम्युनिटी के लिए बटला हाउस, मैडम बटला हाउस एनकाउंटर हुआ कांग्रेस के दौर में। आजमगढ़ में मुसलमान लड़के, सुन लीजिए, आजमगढ़ के मुसलमान लड़के कॉलेज जाने से कतराने लगे थे, डरते थे कि कब कोई वैन आएगी और हमको रास्ते से उठाकर ले जाएगी। कई बार यह हुआ कि ऐसा करने की भी कोशिश की गई, तो स्थानीय लोगों ने वहां पर जो है कई बार हमले किए उस वक्त ऑफिसरों पर, तब कहीं जाके डर गया। तो ये भी एक सच्चाई है। तो पहले तब नहीं, तो कांग्रेस को उसका नतीजा मिल गया। इसका मतलब यही है हुआ ना कि फिर एक राजनीतिक विचारधारा को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं, उस राजनीतिक विचारधारा को बनाने की नहीं हो रही है। जो हालात हो रहे हैं, इन लिंचिंग पर बात हो रही है, बात यूएन तक पहुंच गई है। वहां पर मॉब लिंचिंग की फिक्र की गई है ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कि हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें। देखिए, इसमें एक चीज देखिए, गुलरेज ने एक अच्छी बात कही थी कि मॉब लिंचिंग गलत है। लेकिन सुनिए, एक जो मॉब लिंचिंग हुई सारी दुनिया में, यानी जो शुरुआत हुई वहां पे हरियाणा से, पूरी दुनिया को पता चल गया अखलाक का। तो ये यानी फौरन इसका पता चल जाता है। जो 2 लाख झगड़े फसाद हुए कांग्रेस के और इतने करोड़ों मुसलमान मारे गए, उसका कोई इतना जिक्र नहीं होता है। नहीं होना चाहिए, यहां भी नहीं होना चाहिए। नहीं, और लेकिन उसका मुसलमान जिक्र भी नहीं करते। उसका मुसलमान जिक्र क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? सर ये बताइए, उसका मुसलमान जिक्र क्यों नहीं करते? दोनों तरफ से गलत है, चाहे वो केरल में हो, मैं तो एक बात केरल में किसी संघी की हो या यूपी में कहीं और किसी मुसलमान की हो। देखिए, वी आर अ लैंड ऑफ पीस। हमें यहाँ पूरा जिंदा रहने का, अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है। किसी को भी हक नहीं है कि किसी को जबरदस्ती कह के चाहे कोई कुछ भी उगलवाए। जय श्री राम, मैं श्री राम की इज्जत करता हूं और बड़े ही प्यार से, मोहब्बत से उनका नाम लेता हूं, लेकिन ये जबरदस्ती वाला मामला ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है सर? चोरी के जैसा कई मामलों में आया है। इस मुफ्ती साहब, जैसा कि बहुत बुरी चीज है, और अगर तो सब आपके बेटे के पीठ पर एक कोड़ा पड़ जाए तो हमारी आवाजें बंद हो जाएंगी। मैं ये कहता हूं नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब सुनिए ना, मुफ्ती साहब, चोरी के मामले में जैसा कि हमारे देश में होता है, बहुत गलत है, मैं बार बार कह रहा हूं। लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, किसी को बाइक चोरी करते पकड़ा और उसको मार डालते हैं या मरने जैसी स्थिति में पहुंचा देते हैं। वहां पर ये एंगल फिट करना। औरंगाबाद में एक मामला आया है अभी, एक जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कहा, इसका नाम इमरान पटेल है। ये जा रहे थे, किस्मत अच्छी थी, इनका कहना है कि मुझे गणेश नाम के शख्स ने पहुंच करके बचा लिया, वरना कुछ लोग मुझे जय श्री राम का नारा लगवा करके पीटने लगे थे, लगवाकर नहीं लगवाने पर। इसके बाद पुलिस में मामला गया। सुनिए मुफ्ती साहब, पुलिस में मामला जाता है, पुलिस ने कहा कि ये इतना भी सीधा मामला नहीं है जैसा कि लग रहा है, हम इसकी हर एंगल से जांच करेंगे। तो जय श्री राम का नारा या इस तरह की बातों को अब लोग दूसरे रूप में भी इस्तेमाल करने लगे। मैं आपसे लोग असल में ये भी सोच रहे हैं कि जो जय श्री राम का नारा सरकार लगवा रही है या बीजेपी या आरएसएस वाले लगवा रहे हैं, इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग ऐसे बीच में आ गए हैं जो समझते हैं कि हमें न्याय मिलेगी, उनको रोकना चाहिए। और देखिए, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले मुफ्ती साहब लोग हैं, अवार्ड वापसी वाले लोग हैं, देखिए ये जो लोग हैं, ये इन्होंने हमेशा गलत रास्ते पर। मुफ्ती साहब, एक ब्रेक के बाद में आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आऊंगा, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। एक और छोटा सा वक्फा मुफ्ती साहब के पास आएंगे, इस चीज को समझेंगे कि आखिर हर लिंचिंग को क्यों धर्म का आवरण पहनाया जा रहा है और उसके पीछे किसका फायदा है। तो ये असहिष्णुता का इल्जाम लगाते हुए बीच बीच में कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? देश में क्या इतनी असहिष्णुता हो गई है? जो लिंचिंग हो रही है बेहद खतरनाक है, इसकी हर तरफ मजम्मत होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या उस पर राजनीति हो रही है और किस तरह की हो रही है, इस पर भी बात होती रहनी चाहिए। मुफ्ती शमून कासमी मेरे साथ हैं, ब्रेक से पहले मैं उनको मौका नहीं दे पाया था। मुफ्ती साहब, हर तरह की लिंचिंग पे धर्म का आवरण पहना देना आप कितना जायज मानते हैं, और अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही कि इसके ऊपर सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। और मैं आपको कुछ हादसात का जिक्र करता हूँ कि जिस वक्त मुल्क के अंदर जगह जगह फसादात हुए, तो उस ज़माने के अंदर जाहिर है कि जब हमें होश आया तो हमने एक ही सरकार देखी और किस तरह से पूरा एक ग्रुप बनता था
और जैसे मुसलमानों का, या मुसलमानों को नहीं सबको कहिए, किस तरह से उन्होंने हुकूमतें की हैं, और आज भी जब वो बाहर हो गए तो उनसे सहन नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किस तरह से एक सरकार अच्छा काम करे। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और उसके ऊपर और सख्ती होनी चाहिए, और सख्ती ऐसी होनी चाहिए जो लोग भी इसमें मुलव्विस पाए जाएं उन्हें सख्त सजा देनी चाहिए, और सख्त सजा अगर मिलेगी तो फिर किसी को हिम्मत नहीं होगी। और ये जो समाज के अंदर, माशरे के अंदर ये बिगाड़ आया है कि अगर कोई चोरी करता पकड़ा गया तो भाई हमें तो दर्द होता है, उसने गलत काम किया, हम उससे ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये चाहिए, जो भीड़ है, कि कहीं उस भीड़ का हिस्सा अगर वो हो जाए, मान लीजिए उस जगह पर अगर वो पहुंचे तो वो कैसा महसूस करेंगे। तो इसलिए देश के उन नौजवानों को जो इस तरह का काम कर रहे हैं, या वो जो उकसाने वाले, आग लगाने वाले लोग हैं, उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है। आप ऐसा काम करिए कि अपने मुल्क का नाम भी बदनाम ना हो हमारे, और इसकी भी कोशिश करिए कि हम अच्छे आने वाली नस्लों को एक ऐसा मैसेज दें कि हम लोग मिलजुल कर रहे हैं। हमने यानी ये समझिए कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं हिंदू और मुसलमानों की, सिख और ईसाइयों के, हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं। आज आखिर हमारे देश को हो क्या गया है, तो इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसमें सरकार के साथ साथ सोसाइटी जिम्मेदार है। तो इस सिविल सोसाइटी को काम करना चाहिए, और उस सिविल सोसाइटी के सबसे अच्छे लोग वही हैं जो लोग आज लेटर लिख रहे हैं। क्या वो ये काम नहीं कर सकते कि लोगों को जगह जगह जाकर के समझाएं, ऐसे सेमिनार करें, ऐसे सिंपोजियम करें? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात इमरान भाई, कि हमने ये देखा कि अभी पिछले दिनों एक पोलियो का अभियान चला, लोग दवाई नहीं पिलाते थे, और उसके एक समाज के अंदर एक बात घर कर गई थी कि इससे जो है नस्लें बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। तो हमने उस वक्त हुकूमत को, और हुकूमत के जरिए से जो शासन प्रशासन है, सबसे पहले हमने इन मजहबी लोगों का उसमें इस्तेमाल किया, उसमें यानी तमाम धर्मों के धर्माचार्यों को बुलाया, और नतीजा ये हुआ कि आज देश से पोलियो खत्म हो गया। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को, और भारत सरकार के खासतौर से गृह मंत्रालय को मशवरा देना चाहूंगा कि आप ऐसा काम करिए कि जिससे ये आपसी जो मुनाफरत है वो कम हो। और वो मुनाफरत ऐसे कम हो सकती है कि अराजक तत्व, चाहे वो अकबरुद्दीन हो और चाहे वो कोई भी आदमी हो, उसे बिल्कुल खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। वो ऐसा माहौल ना बनाए कि वो उनकी बिना पर वो बड़े बड़े ऐवानों में पहुंच जाते हैं, बल्कि हालात ये होने चाहिए। मैंने जब हमारा वो मोमेंट चल रहा था इमरान भाई, हमने एक उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर से एक मुतालबा किया था कि, और सरकार से मुतालबा किया था कि एक जीरो बैलेंस, जीरो वो लाएं आप, कि बिल लाएं कि कैंडिडेट जो है एक असेंबली के अंदर एक गाड़ी होनी चाहिए, सिर्फ ओनली एक गाड़ी, ताकि ये पार्लियामेंट के अंदर जीतने वाले और ये असेंबलियों में जीत कर आने वाले लोग ये समाज में जाके काम करें और समाज को जोड़ने का काम करें। मगर हो क्या रहा है कि आज तो पूंजीपति आगे आ रहे हैं। मैं आज ये बात कहना चाहूंगा, उससे पहले भी हमने कहा था कि 543 के सदन के अंदर ज्यादातर राजा महाराजाओं से जुड़े हुए लोग थे। आज ये सबसे बड़ा एक मैसेज देना चाहता हूं, इस देश के अंदर वो लोग आए हैं जो ग्रास रूट से आए हैं। आज देश का प्रधानमंत्री वो है जो नीचे से चल करके आया है, मेहनत मजदूरी करके आया है। आज देश के नौजवानों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। यही बात हमने कश्मीर के अंदर ये बात कही थी वहां के नौजवानों से कि ये 3 परिवार जो आकर के यहाँ अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, और ये पड़ोसी मुल्क, इन्हें पता नहीं, इत्मीनान से रहना नहीं चाहते। तो इसलिए बात कहना चाहूंगा मैं कि मॉब लिंचिंग हो या आतंक हो, उसे, ये लोकतंत्र है हमारा, हमारी सरकार है। अगर हम अपनी सरकार को कमजोर करेंगे और फिर कल जमींदार आ गए, नवाब आ गए, तो क्या तुम गुलामी को महसूस कर सकते हो? मैं एक बात कहना चाहूंगा, महसूस करिए कि अगर देश फिर कमजोर हो गया तो क्या करेंगे आप? मुफ्ती साहब, सरकार से फिर मेरे पास वक्त नहीं, मुफ्ती साहब ऐसे हालात बनाने चाहिए। ये तकरीर कहीं और हो जाएगी, यहाँ पे लिंचिंग पर मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, आपको एक बात बताना देखिए, इल्जाम 49 लोगों ने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मौजूदा क़यादत पर, मौजूदा व्यवस्था पर लगाया है। क्या भरोसा मिलना चाहिए? जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। बस मुफ्ती साहब, ठीक है कि जनता जो है आज के समय में बहुत जागरूक है। कोई भी हीरो हीरोइन आकर कुछ लिख देगा और बोल देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या यदि ऐसे ही फर्क पड़ता होता तो एक सामान्य व्यक्ति ने आज की तारीख में शत्रुघ्न सिन्हा
आपको बुरी तरह से हरा दिया, तो इन लोगों का कोई समाज में इतना फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी एक बात और है, नहीं, मोदी उनकी बात का भले ही ना पड़े, लेकिन उनका मुद्दा तो जायज है ना, मुद्दे पर तो इत्तेफाक रखते हैं ना। जायज इसलिए नहीं है क्योंकि आपको इस बात का बोध होना चाहिए कि जो समाज होता है ना, वो एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म होता है, और जितना ज्यादा आप हर चीज में उसमें पॉलिटिकलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि इस पत्र में पूरा पॉलिटिकलाइजेशन है, तो वो समाज की सेहत के लिए खराब है। देखिए, सामाजिक जीवन में राजनीति के लिए स्थान उतना ही होना चाहिए जितना एक शौचालय का एक कक्ष में होता है, उससे अधिक जरूरत नहीं होती है। एक पॉलिटिशियन होने के नाते आपको ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा संगठन सिखाता है मुझे ये बात। आपके मुताबिक ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। फिरोज बख्श साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हाँ। कुछ हल भी तो तलाशना पड़ेगा ना। ये जो हिंसा हो रही है देश में, अगर ये हो रही है तो किसी भी वजह से। हाँ, देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा जी। हाँ गुलरेज भाई, एक सेकंड जल्दी सर, मेरे पास वक्त नहीं, बहुत जल्दी बोल खत्म करो। देखिए, ऐसा है, जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे वो आमिर खान हो, जिन्होंने कहा था मुझे तो हिंदुस्तान में रहते हुए मेरे बच्चों को डर लगता है, इन लोगों को सही रास्ते पे चलना चाहिए। हिंदुस्तान ये जो है अमन का मुल्क है, और अगर यही लोग इस तरह के ख्यालात को आगे पेश करेंगे, और फिर मैं नाम लेना चाहूंगा टुकड़े टुकड़े गैंग और अवार्ड वापसी गैंग, इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं करना चाहिए हिंदू और मुसलमानों में। गलत बात गलत है, और इसको मैं समझता हूं कि हमें एक बहुत अच्छा, दमदार, वफादार और ईमानदार वजीर आजम मिला है, तो उसके रास्ते पे चलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मुफ्ती शमूम कासमी साहब ने कि वो मेहनत करके उस एक चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री बना है, उससे सीख लेनी चाहिए, उसी रास्ते पे आगे चलना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो अब देखना ये होगा इस पर क्या रिएक्शन होता है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि ये इस तरह के खत, इस तरह की बातें कहीं भी इलेक्शन होने वाला हो तो उससे पहले क्यों आती। मॉब लिंचिंग एक बड़ा मुद्दा है, हो सकता है इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, और एक समाजी प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसको लेकर के कानून सख्त बनने जा रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस पर उकसाने वालों और इसका गलत इस्तेमाल करने वालों, इस पर सियासत करने वालों पर भी जरा गौर खोज होता रहना चाहिए। इस पर हमारा बात करने का मकसद था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।